हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम आज लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े आपको फट से पता लग जाएगा कि सर ने ये वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है। जिराफ का उदाहरण देकर समझाइए। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए, यानी लैमार्कवाद की तथा डार्विनवाद की संरचनाओं में अंतर क्या है बताइए। चलो बताते हैं भाई। लैमार्कवाद, डार्विनवाद। पहला नंबर है, लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, साथ ही अगली तथा पिछली टांगें बराबर थी। यानी लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की जो गर्दन थी छोटी थी और पिछली तथा अगली टांगें दोनों की दोनों बराबर थीं। पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास में उन्हें बार बार गर्दन करनी ऊंची पड़ती थी और साथ ही अगली टांगों को भी ऊपर उठाना पड़ता था। यानी धीरे धीरे पत्तियां खाने के लिए उन्हें अगली टांगे और गर्दन को उठाना पड़ता था। डार्विन के मतानुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई तथा अगली टांगों की लंबाई भिन्न थी। उनमें ये विभिन्न आनुवंशिक थी। मतलब कि ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, और ये क्या कह रहे हैं इनके आनुवंशिक। यानी डार्विन के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई तथा अगली टांगों की लंबाई भिन्न भिन्न थी, यानी अलग अलग थी, वो बराबर नहीं थी। और ये बोल रहे थे कि दोनों चारों टांगें अगली और पिछली बराबर थी पहले, बाद में गड़बड़ हुई। और ये बोल रहे हैं नहीं, भिन्न भिन्न थी, बराबर नहीं थी। उनमें ये विभिन्नताएं आनुवंशिक थी, यानी उनमें जो विभिन्नता थी वो आनुवंशिक थी। ये देखो देखो जिराफ है, एक सेकेंड, ये देखो जिराफ है। देखो इसमें, देखो पिछली टांगें छोटी है कि नहीं छोटी, ध्यान से देखो। और अगली टांगों को देखो, छोटी है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रयास से गर्दन देखो कि थोड़ी छोटी है। लेकिन यहाँ देखो टांगें और लंबी हो गई, टांगें और लंबी हो गई हैं, और गर्दन देखो कितनी लंबी होती चली जा रही है। इसमें देखो, इसमें देखो शायद कुछ लग रहा है बराबर है, लेकिन नहीं, बराबर नहीं है। इसमें देखो थोड़ा लंबी है, लेकिन यहाँ देखो कितनी लंबी हो गई। गर्दन देखो, और यहाँ देखो छोटी छोटी है। टांगे उठा के खा रहा है, देखो टांगे उठा के खा रहा है। और ये देखो कितना लंबा हो गया। इसको अपनी बुक में देखना, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, समझ जाओगे। खिंचाव के कारण अगली पीढ़ी की गर्दन कुछ लंबी होती गई। जो खिंचाव है भाई, धीरे धीरे आप उचक उचक के डेली उचकिए, आप आपकी लंबाई ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह जो जिराफ था वो बराबर खिंचाव के कारण भाई पत्ती खाता था। अगर वो उसे उठता ना तो पत्ती ना खाने को पाता, यानी उसका जो खिंचाव होता गया उसकी वजह से उसकी टांगें लंबी हो गई, और आगे आने वाली पीढ़ियों की जो जिराफ भी वो लंबे पेड़ों से भोजन प्राप्त करने लगे। यानी भाई जैसे आपके पिताजी आपका भोजन का वो करते हैं प्रतिबंध। जैसे एक बच्चा आ जाए और उसके सामने खेती न की जाए, उसे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, अमेरिका में डाल दिया जाए, तो वहाँ जैसे रहेगा कि हाँ लोग यहाँ भोजन का कैसे क्या करते हैं, धीरे धीरे कि हाँ अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं, फिर उस माहौल से वो करने लगेगा। फिर आपके माहौल में थोड़ा ना पलेगा। यानी धीरे धीरे जैसे पहले के जिराफ खाते थे, फिर उनके जो बच्चे देखे कि हाँ ये ऐसे खाते हैं, हम भी ऐसे खाएंगे, धीरे धीरे उनके बच्चे भी आने वाले उसी तरह भोजन पेड़ों से प्राप्त करने लगे थे। भोजन के लिए प्रतियोगिता एवं संघर्ष के कारण छोटी गर्दन तथा बराबर अगली पिछली टांगों वाले जिराफ भोजन के अभाव में नष्ट होते रहे, जबकि टांग लंबी गर्दन तथा बड़ी गर्दन टांगों वाले जिराफ जीत रह सके। इनका मतलब क्या है, इनका मत है कि वो एक ही थे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से जब घास थी तब छोटे थे, लेकिन जब घास खत्म हो गई, सूखा पड़ गया, तब वो उन्होंने उचक उचक खाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनके लक्षण आ गए। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, जो छोटे वाले थे वो मर गए, जबकि बड़े वाले पहले भी थे, उचकने की बात नहीं, वो पहले से ही लंबे थे। यानी वो पहले लंबे वाले बच गए और छोटे वाले मर गए। लेकिन ये कहते हैं मरे नहीं, वो एक ही थे, वो छोटे थे, फिर धीरे धीरे वो लंबे हो गए। ये भिन्नता है ना, ये क्या है, अंतर है।
पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन तथा टांगों पर खिंचाव का प्रभाव पड़ने से आधुनिक लंबी गर्दन तथा लंबी टांग का वाले जिराफ का विकास हुआ। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी खिंचाव के कारण धीरे धीरे लंबी गर्दन एवं लंबी टांग वाले जिराफों का विकास हुआ। इधर क्या कहते हैं, लगातार प्रतियोगिता के कारण केवल लंबी गर्दन तथा बड़ी अगली टांगों वाले जिराफ जीवित रह सके, जिनसे आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। यानी ये कह रहे हैं लगातार प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता का मतलब ये बराबर खाते रहे लंबी टांगों वाले, और छोटी टांगों वाले जब खाने को नहीं पाए तो मर गए और ये जीवित रह सके। प्रतियोगिता का मतलब जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, या लड़की हो या लड़का हो, पुलिस के लिए जाओगे, पुलिस भर्ती, मान लिया आप सोचो कि हम पुलिस की जॉब करेंगे, तो आप दौड़ के लिए जाओगे, किसके लिए, दौड़ के लिए। तो वहाँ पर प्रतियोगिता होती है, जो बच्चा निश्चित लम दूरी जो है एक निश्चित टाइम पर पूरी कर लेगा, तो यानी वो प्रतियोगिता में चयनित हुआ। जो रह गया वो नहीं चयनित हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि जो छोटी गर्दन वाले नहीं खा पाए वो मर गए, और जो बड़ी गर्दन वाले खाते रहे वो अपना जीवित रहे। आगे देखते हैं। इस प्रकार वातावरण के सीधे प्रभाव के कारण उपार्जित आनुवंशिक लक्षणों के कारण आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। यानी इसी कारण आधुनिक जिराफ का विकास हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गए और आधुनिक जिराफ बन गए, यानी इतने लंबे हो गए। इस प्रकार योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक वर्ण के कारण आधुनिक जिराफ का विकास, यानी धीरे धीरे उसकी योग्यता और उत्तरजीविता के कारण आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए, या जैव विकास को उपर्युक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसी से संबंधित कुछ और होगा, उसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन क्वेश्चन आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने की कोशिश करो। ये आपको मान लीजिए प्रश्न है, ठीक है। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए, जैव विकास को उपर्युक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास धीरे धीरे होने वाला यह क्रमिक परिवर्तन है। कैसे, धीरे धीरे होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल एवं निम्न श्रेणियों के पौधे का जंतुओं से उत्पन्न हुए। यानी जैव विकास कैसे हुआ, जैव विकास धीरे धीरे होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। हमने आपको पहले बता दिया था कि धीरे धीरे आप छोटे हुए फिर बड़े होंगे। जैसे आपका एक छोटा सा बच्चा होगा, आपका भाई होगा, तो आपके भाभी का लड़का हो सकता है, आपके भाई का लड़का हो सकता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना। यानी एक जैव क्रिया एक धीरे धीरे चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु उसी तरह उसी तरह आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पेड़ पौधे, जैसे हम लोग बड़े होते वैसे पेड़ पौधे भी पूर्व काल के सरल एवं निम्न श्रेणियों के पौधे तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए, धीरे धीरे उत्पन्न होते रहे। जीवों में इस प्रकार का परिवर्तन आदिकाल से चलता रहा। इसका जो परिवर्तन है आदिकाल से चला रहा है, और आगे भी इसी प्रकार का चलता रहेगा। आगे भी जो है इसी तरह का चलता रहेगा। अतः नए जीवों तथा नई जातियों की उत्पत्ति अत्यंत जटिल एवं धीमी क्रिया है, जो हजारों वर्ष पूर्व होती है। इसीलिए हजारों वर्षों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, जिनके परिणाम स्वरूप साधारण संरचना वाले प्राणियों का जटिल एवं अति संगठित प्राणियों में परिवर्तन होता है, जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विकास। जैव विकास के प्रमाण, प्रकृति में जैव विकास हुआ है, प्रकृति में जैव विकास हुआ है, इसके लिए निम्नलिखित प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं। भाई प्रकृति में जैव विकास हुआ है, अगर जैव विकास ना होता तो पता कैसे चलता, यानी जैव विकास हुआ है, कैसे हुआ है, इसके लिए निम्नलिखित प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं। कौन कौन से प्रमाण है देखते हैं। समजात अंगों से प्रमाण, ऐसी समानता ऐसी समानता जो पूर्वजों तथा समान मूल रचना के आधार पर होती है, समजातता कहलाती है। क्या कहती है, समजातता, यानी एक समान जाति वाले। ऐसे अंग समान उद्भव तथा मूल रचना में समान होते हैं, परंतु इनके कार्य विभिन्न जंतुओं या विभिन्न जंतुओं के समजात अंगों से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य की भुजाएं, छिपकली, सरीसृप के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगले पैर,
व्हेल का चंपू, व्हेल का चंपू जानते हो क्या कहते हैं, यानी हाथ, उनके हाथ होते हैं जो क्या होते हैं, वो एक मिनट अभी हम बताते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मछली है, हम्म, आपकी ये मछली हो गई, ये है ना, ये आपकी मछली हो गई। थोड़ा सा आर्ट बनाते हो कि नहीं आप लोग, अच्छे से बनाओ, है ना, अच्छे से अब भी आर्ट बनाओ। कुछ ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक। ये आपकी मछली तैयार होगी। क्वेश्चन क्या था कि क्या था जो उसके ये हैं, ये अभी हमको बताएंगे क्या पूछ रहा था जी। इन्हीं को हम कुछ बोल रहे थे जो इन्हीं की सहायता से चलते हैं। व्हेल, सॉरी व्हेल, याद नहीं आता है। व्हेल यानी व्हेल का जो चंपू है, जो ये भाग था, इन्हें हम चंपू कहते हैं। लेकिन जैसे हमारे तुम्हारे में पैर होते हैं और पक्षियों में पंजा होते हैं, या हाँ पक्षियों में पंजा होते हैं और जानवरों में पैर होते हैं, इसी तरह व्हेल के चंपू होते हैं। सील का फ्लीपर आदि के कंकाल की मूल रचना समान है, परंतु इसके कार्य अलग अलग हैं तथा ये सभी समजात अंग हैं। इसके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन जो अभी दिखाते हैं, ये पक्षी के पंख हो गए, ठीक है, ये चमगादड़ के पंख हो गए, ये व्हेल के हो गए, ठीक, ये मनुष्य की भुजा हो गई। हैं तो समजात अंग के, लेकिन कार्य इनके अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, एक सेकेंड। हेडिंग क्या है, समजात अंग। इसी प्रकार पौधों में भी समजात अंग पाए जाते हैं। बोगेन विलिया के कांटे, किसके कांटे, बोगेन विलिया के कांटे, तथा कुकुरबिटा, क्या कुकुरबिटा के प्रतान समजात अंग हैं। यानी बोले बोगेन विलिया तथा कुकुरबिटा के जो प्रतान हैं वो समजात अंग हैं। अतः विभिन्न जीवों में पाए जाने वाली समजातता से पता चलता है, यानी जो विभिन्न जीवों में समजातता होती है उससे क्या पता चलता है कि इनका विकास समान पूर्वजों से हुआ है। ऐसे समजात अभिलक्षणों से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। अगली हेडिंग है समरूप अंगों के या समरूप अंगों से प्रमाण। ऐसी समानता अंगों के समान कार्य के आधार पर होती है। ऐसी समानता कैसे होती, जब समजात अंग हो के तो उनके कुछ न कुछ समानता समान कार्यों से होती है, परंतु इसमें जो समान परंतु इसमें समान पूर्वजता तथा मूल रचना की समानता आवश्यक नहीं है। अतः जिन अंगों की मूल रचना तो भिन्न होती है परंतु इनके कार्य समान होते हैं, उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। उदाहरणार्थ कीटों के पंख, पक्षियों के पंख जो हवा में उड़ने का कार्य करते हैं। यद्यपि इनका कार्य तो समान है परंतु सभी के पंखों की मूल रचना भिन्न होती है। बिल्कुल भाई, कैसे, चलो समझाते हैं। तितली के पंख होते हैं कि नहीं होते हैं, और चिड़िया के भी पंख होते हैं, मधुमक्खी के भी पंख होते हैं, चमगादड़ के भी पंख होते हैं, मच्छर के भी पंख होते हैं, लेकिन कार्य तो सबका एक ही है, उड़ना। कार्य सबका एक ही है भाई। मच्छर भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ती है, मधुमक्खी भी उड़ती है, नहीं उड़ती नहीं, लेकिन उनकी जो संरचना है उनमें अंतर है। उनमें जो संरचना है या उनकी जो आकृति है उनमें विभेदन है, उनमें अंतर है, उनकी रचनाओं में अंतर होता है। अतः सभी जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। जो सभी जंतुओं का विकास हुआ है, जैसे मच्छर का विकास हुआ उसके उसके पूर्वज से, छिपकली का उसके पूर्वज से, चिड़िया का उसके पूर्वज से, और चमगादड़ का उसके, है ना, तो सभी का जो विकास हुआ उनके पूर्वजों से हुआ है। इस प्रकार जल में पाई जाने वाली मछली के पखने
सील के फ्लिपर तथा व्हेल जैसी स्तनधारियों के चंपू से हुआ है। ठीक है, यानी जो मछली के पंख हैं या जो मछली के पंख होते हैं जिनकी सहायता से वो पानी में तैरती हैं। ठीक, तो सील के फ्लिपर थे या जो जिनसे उड़ा जाता है तथा व्हेल जैसी इन स्तनधारियों के चंपू से हुआ है। ठीक है, जो जल में तैरने का कार्य करते हैं परंतु इनकी मूल रचना होती है, इनकी मूल रचना जो है वो भिन्न होती है। थोड़ा कैसी होती है? भिन्न होती है। देखते हैं, कीट के पंख, ये देखो कीट के पंख हैं, है नहीं? कीट के पंख ऐसे होते हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फिगर है। जो भ्रमरा होता है, भ्रमर जिसे बोलते हैं या उसे क्या बोलते हैं, टिड्डा भी आया था, सुना होगा। टिड्डी, एक टिड्डी आई थी, कहते हैं वो सारा का सारा फसल खा जाती है। हरियाणा वो जहाँ से चली थी, शायद पाकिस्तान से आ रही थी टिड्डियाँ, सभी लोगों ने सुना होगा। इन टिड्डियों के कुछ के पंख हरे होते हैं, कुछ टिड्डियों के जो पंख होते हैं वो हरे होते हैं। ठीक है, और ये किसका है? पक्षी के पंख। ये लगभग इस तरह के चमगादड़ के भी होते हैं, इस तरह के जो चमगादड़ के भी होते हैं, और ये पक्षी के भी हैं। उनमें ये जुड़े रहते हैं, ये जो है ये जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं इसका पता नहीं, लेकिन ये जुड़े रहते हैं, कुछ कारण होगा साइंटिफिक। ठीक है, समरूप अंग हैं, पंख दोनों हैं, पंख ये भी है, पंख ये भी है, लेकिन अंतर क्या है? ये इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। खेल कूद जरूर करिए आप लोग, बिल्कुल भाई, क्रिकेट खेलो और जो भी आपसे हो सके बैडमिंटन खेलो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पढ़ाई ही भविष्य बनाएगी, ना कि खेल कूद। हाँ, खेल कूद भी बनाएगा, लेकिन जिसमें आप इंटरेस्ट रखो फिर उसमें तल्लीन हो जाओ। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट खेलते रहो, लेकिन अगर पढ़ाई में हो तो पढ़ाई के साथ साथ फिर इंजॉयमेंट के लिए क्रिकेट खेलो, ना कि ना ये भी हो पाए ना वो भी हो पाए, है ना? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।